आगे चलते हैं दूसरे इशू की तरफ। दूसरा इशू जो मैंने देखा है, जो नोट किया है बच्चों के अंदर, वो ये है कि बच्चे टॉपिक्स के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट टू सिलेबस वेटेज टाइम लगाते हैं। कुछ टॉपिक्स जिनके ऊपर टाइम लगाना चाहिए उनके ऊपर वो टाइम नहीं लगाते, और जिन टॉपिक्स के ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। तो जो रीजन नंबर 2 है उसके अंदर मैंने सब रीजन निकाली है, विच इज 2A, कि स्टूडेंट जो है वो किसी एक एरिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। होता ये है कि स्टूडेंट्स को कभी कभार ऐसे होता है कि उनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को फाइनेंस के एरिया में प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी के एरिया में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये जो बच्चे हैं इनको जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है, ये इस प्रॉब्लम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसके साथ इनका गुजारा नहीं होता, ये इसको ईगो इशू बना लेते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी और इसके बड़ों की भी ऐसी की तैसी, ये टॉपिक मुझे क्यों नहीं आ रहा, और वो उसमें लगे रहते हैं सर जोड़ के कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। बहुत सारे सवाल करते हैं, फिर भी उनके सवाल ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो इस एरिया में कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरीके से क्लासेस में भी ऐसे होता है कि एक टीचर फर्ज करेंगे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में, हम फाइनेंस के एरिया की बात कर लेते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फाइनेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को फाइनेंस की समझ ही नहीं आ रही होती। बच्चे रोज़ को नया सवाल उठा के ले आते हैं और फिर टीचर उनको समझाता है, फिर उसको पता चलता है कि बच्चे को तो ये चीज़ आती नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे एक एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, टू मच फोकस ऑन वन एरिया। उसका नुकसान ये होता है कि उस एरिया के ऊपर उसकी औकात से ज़्यादा उसका टाइम लग जाता है। ये जो वेटेज की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस वेटेज, इट इज़ एक्चुअली औकात। ये उस टॉपिक की औकात है, हमने उसको उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी। जितनी उसकी वेटेज है उसको उतनी उसकी वैल्यू देनी है। और वो इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं उन टॉपिक्स को बच्चे अंडरस्टैंड करने में कि वो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो उनका टाइम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, क्लासेस में भी ऐसे हो सकता है बच्चे इंडिविजुअली किसी एक टॉपिक में फंसे हुए हैं, टीचर आगे चल रहा है, बच्चे पीछे फंसे हुए हैं। तो जनाब इसका सोल्यूशन ये है कि आप बजाय इसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते जाएं, आप अपनी बेसिक्स को ठीक करें। तो अगर फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप ये ना कहें कि मुझे ये टॉपिक के अंदर ये सवाल समझ नहीं आ रहा। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉ होता है। जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी ठीक से नहीं कर पाते हो तो फिर उस वक्त आपको प्रॉब्लम आती है। अब देखें, इसमें टीचर का कसूर नहीं होता। एक टीचर पढ़ाता है तो वो क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाता है। अगर 60 में से 30 बच्चों को समझ आ गई है लेकिन 30 बच्चों को समझ नहीं आई, तो इसमें टीचर का कसूर नहीं है। क्योंकि उसने पढ़ा दिया है, और ये जो 30 बच्चे हैं इनको समझ आने का मतलब ये है कि उसको पढ़ाना आता है। आपको समझ नहीं आ रही तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग का मसला है और आपका कसूर नहीं है। देखें, आपने ये नहीं कहना कि जी मुझे समझ नहीं आती तो फिर मैं तो सीए नहीं कर सकता। देखें, इस वजह से आपको समझ नहीं आई कि शायद उस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें आपके माइंड में ट्रांसफ़र नहीं हुई, ट्रांजैक्ट नहीं हुई जिस तरीके से टीचर बच्चे के माइंड में ट्रांसफ़र करना चाहता था। तो जनाब करना ही है आपने कि आपने अपने टीचर से टाइम लेना है, किसी टीए से टाइम लेना है, किसी फ्रेंड से टाइम लेना है, और उस टॉपिक की सबसे पहले उसकी बेसिक्स जो हैं उसको ठीक करना है। जब आप अपनी बेसिक्स ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आगे वाली चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये होती है स्ट्रगलिंग के अंदर कि बच्चों की बेसिक्स ठीक नहीं होती। जब वो बेसिक्स के ऊपर ठीक से कर नहीं पाते हैं, बेसिक की क्लास मिस कर दी बच्चे, मैंने अक्सर कहते हुए सुना है कि अच्छा आज नया टॉपिक स्टार्ट होना है, आज तो सर ने कहानी सुनानी है, कल से क्लास ज्वाइन करेंगे, कल से नहीं सही काम होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चों को चाहिए कि जो टॉपिक जिस दिन स्टार्ट हो रहा है वो वाली क्लास कभी भी मिस ना करें आप लोग। ठीक है जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जीरो से स्टार्ट करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई कोर्स नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे हर टॉपिक आपको बड़ी अच्छी डिटेल के साथ समझाया गया है और आप वहां से उसको कर सकते हो, बेसिक से ही स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत ही एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ हर चैप्टर, हर टॉपिक, बल्कि वो टॉपिक्स भी जिनकी इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, उनको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, क्योंकि क्लास में तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, क्लास में तो आपने हर चीज़ पढ़ानी होती है, तो मैंने उनको ऐसे समझाया हुआ है। आप कंप्लीट कोर्स में से वो वाला टॉपिक परचेज करें तो इंशाल्लाह आपको उसमें समझ आएगी। राइट, सो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किसी एक एरिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे चीते भी होते हैं जो एक एरिया के चैंपियन बन जाते हैं और उनको उस एरिया के सवाल करने में बड़ा मजा आता है। जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी के एरिया में कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है जी, आपने क्लास टीचर के तमाम सवाल कर दिए, अब आप उस टॉपिक के
चैंपियन बन गए हैं, उस्ताद बन गए हैं, मास्टर बन गए। आप कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो प्रोबेबिलिटी का ऐसा हो कि जो मुझे नहीं करना आता। आप मेरे पास लेके आओ हर तरह के सवाल। आप बच्चों को भी बैठा बैठा के प्रोबेबिलिटी समझा रहे होते हैं, आप बातों में प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। ये अच्छी बात है, लोगों को आपने अपने क्लास वालों को पढ़ाना है। लेकिन जो गलती हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस टॉपिक को उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। अब ये जो औकात से ज़्यादा वैल्यू देना है इस टॉपिक को, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे किसी टॉपिक का टाइम खा रही। तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है और वो फिर वो उसी टॉपिक के सवाल ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से करते रहते हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कोई भी क्वेश्चन बैंक ले आओ, कोई भी टीचर का कोई भी सवाल ले आओ, देखना मैं अभी करूंगा, और वो ढूंढते रहते हैं। वो उस चीज़ के जो है ना वो मास्टर बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक एरिया में से जितने उसकी सिलेबस बैठे जाएंगे, जितने नंबर के सवाल आए हैं, उससे ज़्यादा आप उसमें से सिक्योर नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हो कि जी चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज का, या आपने एफएससी में भी पढ़ा था, आप उस वक्त भी इसके चैंपियन थे, अब भी आप इसके चैंपियन हैं और आप इसके हर सवाल को कर सकते हैं। आपने इसके जो है ना वो 200 सवाल कर लिए हैं, मेरे नोट्स में तकरीबन 200 के करीब सवाल हैं, आपने वो सारे कर लिए हैं। उसके बाद आपने किसी और टीचर की बुक पकड़ी, आपने किसी कॉलेज की बुक पकड़ी और उसमें से भी सारे सवाल कर दिए। क्यों भाई इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो उसके ऊपर? जब वैसे ही मैं समझता हूँ कि 200 सवाल भी बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक के लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपका बेसिक मैथ्स का टॉपिक है जिसमें 5 चैप्टर्स हैं और उन 5 चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 5 to 10% है। यानी कि इसमें कम से कम 5 नंबर के और ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के सवाल आएंगे। अगर ICAP इसमें जब सवाल पूछने लगे और वो लोअर साइड पर रहे तो इसका मतलब है कि हर चैप्टर में से वो एक एक सवाल पूछेगा। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर ज़ाया ना करो, आप इसके ऊपर जितना इसका अप्रोप्रिएट टाइम बनता है उतना लगाओ। हाँ, प्रैक्टिस कम करने के मुतालिक मैं नहीं कह रहा, हाँ ओवर या एक्सेसिव प्रैक्टिस करने से मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रैक्टिस है उससे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करनी है, लेकिन एक दिन में आपने 10 ओवर से ज़्यादा की बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। ये 10 ओवर की एग्जांपल जो है ये मैंने अपने पास से बताई है, यानी कि देयर इज़ अ लिमिट जो हम उनको बताते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा करने से उनकी प्रैक्टिस जो है वो उनको नुकसान देगी फ़ायदा देने की बजाय। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि किसी भी टॉपिक को उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू, उसकी औकात से ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना। हम चलते हैं इसी रीज़न के अंदर जो थर्ड टाइप के इश्यूज़ होते हैं उनकी तरफ, कि जनाब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब पढ़ते हैं तो अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो देखते हैं टॉपिक्स और फिर उन टॉपिक्स को जो है ना वो लंबा फैला देते हैं अपने पूरी प्रिपरेशन प्लान के ऊपर और फिर उसी को करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, तो फाइनेंस के अंदर अगर फर्ज करें कि 7 या 8 टॉपिक्स हैं, 7 या 8 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बच्चे इनको ही 7 दिन असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, 7 डेज, हर रोज़ जो है ना वो एक टॉपिक करेंगे। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, उनके ऊपर आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो और फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक दिन नहीं, शायद एक दिन से ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा ताकि आपको उनकी समझ आए। तो प्रॉब्लम यह है कि आप प्लान नहीं करते हो, आप प्रिपेयर नहीं करते हो। जब आप अपना प्लान बनाते हो प्रिपरेशन का, उस वक्त आपको ये पता चलता है कि किन एरियाज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये जो बात है कि जी प्लानिंग कैसे करनी है, किन एरियाज़ को किस तरीके से आपने प्लान करना है, इसके लिए फिर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से और किस ऑर्डर से आपने प्रिपरेशन करनी है और डेली बेसिस पे कितना काम करना है। जब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको एक इंटेलिजेंट अप्रोच नज़र आएगी उसके अंदर, जो अप्रोच आपको ये बता रही है कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी। तो उसके अलावा आप लोग खुद से भी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा प्रिपरेशन की टेक्निक्स पढ़ी हैं, रिवीजन की टेक्निक्स पढ़ी हैं, लर्निंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, चीज़ों को मेमोराइज करने की टेक्निक्स पढ़ी हैं। उन तमाम टेक्निक्स को आप देखें, नेट पर सर्च करें और उन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। राइट। इसके अलावा आपने जो सिलेबस है उसकी जो प्रिपरेशन है उसको ऐसे करना है कि आपके डेली प्लान्स बने और उन डेली प्लान्स के हिसाब से आपने रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। ठीक है। अब ये जो बात है ये भी बहुत पुरानी बात है। जैसे अभी हम लोगों ने इशू नंबर 1 डिस्कस किया कि जनाब सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, नहीं करनी चाहिए, इसी तरीके से ये भी बहुत पुरानी बात है और रोज़ाना का काम रोज़ाना करना चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो काम आज हो सकता है वो कल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस अप्रोच के साथ नहीं चलना।
जो आपकी आज की प्रिपरेशन है उसको आपने आज ही करना है, सिलेबस की वेटेज को फॉलो करना है और उस वीडियो को देखना है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी की हुई है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हम लोग चलते हैं इशू नंबर 3 की तरफ, जो कि बच्चों की प्रिपरेशन में हमें नज़र आता है। वो ये है कि बच्चे तमाम अवेलेबल टीचर्स के तमाम पॉसिबल अवेलेबल स्टडी मटेरियल को अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने देखा है बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार फलां टीचर और फलां टीचर के नोट्स के अलावा अगर किसी के पास कोई और नोट्स हैं तो वो शेयर कर दे, राइट। तो और फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। मोबाइल के अंदर वैसे ही पीडीएफ की फाइल जो है वो ठीक से नज़र नहीं आती हैं, उन जैसे आप गैलरी वाली चीज़ों को देख लेते हैं, वीडियोज़ को, पिक्चर्स को, उस तरीके से आपको पीडीएफ की फाइल्स वैसे बन के नज़र नहीं आती, वो आपको जाकर ढूंढनी पड़ती है पीडीएफ की फाइल में से। तो जब आप इस तरह का स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल की मेमोरी यूज़ होती है और उसको कोई भी बच्चा कभी भी यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया है कि आप शायद अगले 2 सालों तक उस मटेरियल को करते रहें तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस अप्रोच को, इस प्रॉब्लम को जो है ना वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, आप किसी भी मटेरियल को फॉलो नहीं करेंगे, तो एक तो ये चीज़ है कि आपके पास डाटा ज़्यादा हो जाएगा, उनको फॉलो करना और उसको कंप्लीट करना मुश्किल है। दूसरा ये कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। हर टीचर का पढ़ाने का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है, उसको सिलेबस को कवर करने का तरीका, टॉपिक को समझाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, ये मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, जब आप एक से ज़्यादा टीचर के नोट्स लेते हैं तो हर टीचर ने अपने नोट्स स्टैंड अलोन फॉर्म में बनाए होते हैं। उसने नोट्स ऐसे बनाए होते हैं कि वो अपनी क्लास को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट। होता ये है कि जैसे एक टीचर एक नोट्स बनाता है, कुछ नोट्स में बातें उसने लिखी होती हैं और कुछ वो क्लास में बातें डिलीवर कर देता है, जिससे उसके कंप्लीट नोट्स बनते हैं, राइट। आप लोग क्या करते हो, आपने उस टीचर के नोट्स पकड़ लिए, आपने उसकी क्लास नहीं ली हुई, तो फिर आपके पास उसके कंप्लीट नोट्स नहीं आएंगे। जब आपके पास इनकम्प्लीट नोट्स आए हैं जो आपको लगता है कि ये कंप्लीट है, तो फिर यहाँ से गलती स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको लगता है कि ये टीचर ने काम करा दिया, ये टीचर ने काम नहीं कराया। फिर नोट्स के अंदर कुछ टीचर जो है वो एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो आपको लगता है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और तमाम टीचर्स अपने एक्सटेंसिव नोट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर तकरीबन 2200 के करीब सवाल हैं। अब मैंने वो क्वेश्चन बैंक इस तरीके से बनाया है, इधर उधर से जो क्वेश्चंस वगैरह इकट्ठे किए हैं वो इस तरीके से बनाया है, ये सोच के बनाया है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी और क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं करेंगे, और इसलिए उनको तमाम सवाल, हर तरह के सवाल, हर चीज़ उन्हीं नोट्स में मिलनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल करते हैं, उसके बाद किसी और टीचर की जो है वो बुक पकड़ लेते हैं, तो ये नहीं कि अपना काम बढ़ा लेते हैं। आपको उसी तरह के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन बैंक में भी नजर आएंगे और उसी तरह के क्वेश्चंस आपको तीसरे क्वेश्चन बैंक में नजर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूज़ करते जाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैं बात आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ कि टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो टीचर यूज़ करता है वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्टैट पढ़ाता हूँ तो मैं स्टैट के अंदर जब उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो स्टैट साइकिल की बात करता हूँ। अब स्टैट साइकिल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, और किसी और टीचर को आप पूछेंगे सर स्टैट साइकिल क्या होता है, तो वो कहेंगे यार मुझे तो नहीं पता स्टैट साइकिल क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए मैंने इसको स्टैट साइकिल का नाम दिया हुआ है। इसी तरह अकाउंटिंग में कुछ लोग अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। वो एक साइकिल नहीं होता, वो एक लीनियर प्रोसेस होता है, लेकिन समझाने के लिए हम उसको अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जो आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा सिलेबस कवरेज प्लान टीचर का डिफरेंट होता है, उसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर है जिसने टॉपिक ए पढ़ाना है, उसके बाद उसने टॉपिक बी पढ़ाना है और उसके बाद उसने टॉपिक सी पढ़ाना है। फिर एक और टीचर है जिसने पहले टॉपिक सी पढ़ाना है, फिर बी पढ़ाना है और फिर ए पढ़ाना है। तो इस तरीके से होता है, राइट। तो जब आप इस तरीके से डिफरेंट टीचर के नोट्स में घुसेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। एक और इशू है विच इज़ कि स्टडी मटेरियल टीचर्स का इनसफिशिएंट होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, आपको मिलते हैं तो पूरे नोट्स नहीं मिलते हैं। इनसफिशिएंट स्टडी मटेरियल जब आपके पास आता है तो फिर वो भी आपको कंफ्यूज करता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर जो है वो बस क्वेश्चंस डाल देते हैं, बल्क में क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए, फलां बॉडी के सवाल भी पकड़ लिए, फलां बॉडी के सवाल भी पकड़ लिए, आई कैप की बुक से भी सवाल उठा लिए, इंडिया की सीए की बुक से भी सवाल उठा लिए, ICAEW से भी सवाल उठा लिए और सवाल उठा के जो है वो बना लिया। तो ये ऐसा स्टडी मटेरियल होता है जो कि बियॉन्ड सफिशिएंट है, इसमें इतने ज़्यादा सवाल आ गए हैं, ये भी गलत है।
ये टीचर्स को भी देखना चाहिए, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी बुक्स बना के शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसी किताबें देखी हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लोगों ने डाले हुए हैं, ऐसे सवाल डाले हुए हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है या आपसे उस तरीके से वो पूछे ही नहीं जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर करना चाहिए। फिर मैंने देखा है कि ICAP के जो पास्ट पेपर्स हैं, जब ये पेपर हमारा रिटन पेपर होता था जिसमें 7 नंबर के 8 नंबर के सवाल आया करते थे, 6 नंबर के 5 नंबर के सवाल आया करते थे, उस वक्त जो सवाल थे वो अभी भी टीचर्स करवाते हैं और करवाने के साथ साथ वो उनके क्वेश्चन बैंक में भी हैं। अब ये गलत अप्रोच है। अब इस अप्रोच की वजह से कि आप हर बॉडी के सवाल उठा लेते हैं, आप पुराने सवाल भी अभी तक बच्चों को करा रहे हैं, जिस तरह के सवाल अभी बच्चों से ही पूछे जाते हैं, बच्चे सवाल लेके आते हैं, फिर मुझे भी ऐसे सवाल कराने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये अप्रोच है, ये गलत है। इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो इस गलती का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आप एक ओवरऑल कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, आप नोट्स बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप किसी को भी फॉलो नहीं करते, जिससे आपको अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। तो इसका सोल्यूशन जो है उसकी तरफ चलते हैं। ICAP की बुक को देखें, उसके स्टडी मटेरियल को देखें, उसके सिलेबस को फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ICAP की बुक और स्टडी मटेरियल कंप्लीटली सफिशिएंट है और इसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से गाइडेंस लेनी है कि कौन सी टॉपिक करना है और कौन सा टॉपिक जो है वो आपकी बुक में नहीं है, कौन सी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। फिर किसी एक टीचर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल या नोट्स को फॉलो करें और उसके बाद आप दूसरे टीचर्स का स्टडी मटेरियल देखें, उनके क्वेश्चंस देखें, लेकिन मतलब वो उसको अपनी प्रिपरेशन का पार्ट ना बनाएं। उनमें बस देख लें कि अच्छा दूसरी बुक में कैसे सवाल हैं और वैसे सवाल आप करने की कोशिश करें। आपसे होंगे भी और नहीं भी होंगे, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एक टीचर आपको जो पढ़ा रहा है वो क्वालिफाइड टीचर है, उसका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस टीचर है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ें करानी है और कौन सी चीज़ें नहीं करानी है। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मार्केट में एक्स्ट्रा कराई जाती हैं, QM के हवाले से लंबे लंबे सवाल कराए जाते हैं और ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सवाल, मतलब टीचर कहते हैं कि अच्छा चलो तुम्हें आता टॉपिक इधर आओ, ये सवाल करके दिखाओ, और वो एक ऐसा सवाल होता है जो कि सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक वो वाला है, जैसे वो टॉपिक फाइनेंस का है, तो फिर वो उसको करवा देते हैं। सही है। तो इस तरह की जो है ना वो गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज़ आपको हर जगह से ढूंढनी है और करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करनी है, वो है फाइनल मॉक 3 घंटे वाला। मैं क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहा, 3 घंटे वाला फाइनल मॉक जहां से मिले, जितनी दफा मिले, जिस कॉलेज का मिले, जिस टीचर का मिले, आपने लाजमी तौर पे उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। ये वो चीज़ है जो आप हर जगह से ढूंढें। सेशन एंड के ऊपर आपको किसी कॉलेज की तरफ से ऑफर आती है कि जनाब फ्री आके मॉक दे दें, आप ज़रूर जाएं। आपको ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो 1000 रुपया दे के आप अपना फॉर एग्जाम्पल टेस्ट दे दें, ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतना इजीली आप पेपर को पास कर सकते हैं। इसके अलावा इनसफिशिएंट प्रैक्टिस और इनसफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल जो है उसको आपने फॉलो नहीं करना। कभी कभार या वेस्टफुल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, इनसफिशिएंट का मतलब है कि कम प्रैक्टिस है, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें कम प्रैक्टिस है, और वेस्टफुल प्रैक्टिस का ये मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और आपको कहा जाए कि जनाब प्रोबेबिलिटी के जो है ना वो ये 1000 सवाल हैं जो आपने करने, और प्रोबेबिलिटी के 1000 सवाल ऐसे हों कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसा है कि जिसमें जो है ना वो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किंग की, ठीक है, बोथ किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। फिर इसी तरीके से कुछ और सवाल हैं, फिर 16वां नंबर सवाल फिर यही सवाल है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वीन। फिर 31 नंबर सवाल है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर जैक। फिर दोबारा से, यानी कि एक जैसे सवाल बार बार करना इज कॉल्ड वेस्टफुल प्रैक्टिस, और इस तरह की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी चाहिए। ये बस आपका टाइम ज़ाया कर रही होगी। टाइम ज़ाया करने से मुराद ये है कि आप इस टाइम को किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल आपके पास टाइम कम है और QM का सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट।